नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जरा एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जहां का राजा अपने राज्य की प्रजा के बीच रहता ही नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अजीब राजा हुआ। बिल्कुल। वो कभी अपनी राजधानी में कदम नहीं रखता। वो बस साम्राज्य की एकदम बाहरी सीमा पर आता है और वहीं से अपनी पूरी सत्ता चलाता है। और जब हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को डिकोड करते हैं तो ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। ये राजा कोई और नहीं बल्कि गोदावरी नदी है। हाँ, और आज हमारा लक्ष्य इसी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को पूरी तरह से समझना है, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। जी बिल्कुल। और आज हम इस पूरी चर्चा को एकदम बेसिक से एडवांस स्तर तक ले जाएंगे। मतलब सब कुछ एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटना ना पड़े। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से है। हाँ। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो करीब 1465 किलोमीटर बहती है। हाँ, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य का 28.64% हिस्सा कवर करता है। मतलब करीब 38,894 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसके अंदर आता है। वही तो। ये एक विशाल साम्राज्य है जिसका ढाल दक्षिण पश्चिम दिशा में है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या गोदावरी वास्तव में छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है? यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। हाँ। देखिए, गोदावरी मुख्य नदी छत्तीसगढ़ के अंदर बिल्कुल नहीं बहती। एक मिनट, अंदर बहती ही नहीं है? हाँ। तो फिर ये 28% का इतना बड़ा अपवाह तंत्र कैसे बन गया? देखिए, यही भूगोल का मजा है। ये नदी केवल भद्रकाली से लेकर कोंटा तक मुश्किल से 20 किलोमीटर की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। सिर्फ 20 किलोमीटर? हाँ। भद्रकाली में एक त्रिवेणी संगम है जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा तय करता है। बस वहीं से ये गुजर जाती है। अच्छा, मतलब राजा सिर्फ सीमा पर खड़ा है, तो फिर अंदर का सारा पानी उस तक पहुंच कैसे रहा है? कोई तो होगा जो अंदर का काम संभाल रहा है। बिल्कुल। और यहीं प्रवेश होता है बस्तर की वास्तविक जीवन रेखा का। मेरा मतलब है इंद्रावती नदी का। इंद्रावती के बिना गोदावरी का ये साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम मैप पर इस क्षेत्र को हाईलाइट करें तो इंद्रावती नदी का प्रवाह कुछ एल आकार का दिखाई देता है। जी बिल्कुल, अंग्रेजी के लेटर एल की तरह। पहले ये पश्चिम की ओर जाती है और फिर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है और बस्तर के लिए इसका क्या महत्व है? इसका उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले में मुंगेर पहाड़ी से होता है। वहां से ये बस्तर के पठार पर पश्चिम की ओर बहते हुए प्रवेश करती है। तो फिर ये अचानक मुड़ क्यों जाती है? इसका कारण वहां की कठोर चट्टानें हैं। चट्टानों से टकराकर इसे उस दिशा में मुड़ना पड़ता है जहां ढलान तेज है, मतलब दक्षिण की ओर, गोदावरी की तरफ। अच्छा, तो ये भद्रकाली के पास जाके गोदावरी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है, लेकिन जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंदर है वो 264 किलोमीटर का है। ओहो, 264 किलोमीटर! ये तो सच में बस्तर की पूरी सभ्यता को अपने किनारों पर समेटे हुए है। हाँ जी। अगर आप इसके तट पर बसे प्रमुख शहरों को क्रम से देखें तो ये जगदलपुर से शुरू होती है, फिर बारसूर पहुंचती है और अंत में भोपालपट्टनम तक जाती है। जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, वाकई ये एक पूरा कॉरिडोर है। इससे दिमाग में पूरा मैप विजुअलाइज हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक जीवन रेखा अपनी सहायक नदियों के बिना तो अधूरी है ना। इंद्रावती की सहायक नदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। अगर उत्तर या दाईं ओर से देखें तो नारंगी, बोर्डिंग, गुदरा, निब्रा और कोठरी नदियां हैं। जी, और इनमें कोठरी सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। सही कहा आपने। और अगर हम दक्षिण या बाईं ओर से देखें तो डंकिनी, शंखिनी, नंदीराज और चिंतावागु जैसी नदियां आकर मिलती हैं। एकदम सही। अच्छा, इन नामों को सुनकर मुझे एक बात याद आई। क्या इनमें से कोई ऐसी नदी है जिस पर परीक्षा के लिए हम कोई रेड अलर्ट जारी कर सकते हैं, मतलब प्रदूषण या किसी और वजह से? हाँ बिल्कुल। शंखिनी नदी को लेकर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित? ऐसा क्यों? क्या वहाँ कोई बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? देखिए, शंखिनी नदी बैलाडीला की नंदीराज चोटी से निकलती है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए मशहूर है।
हाँ और डांगरी डोंगरी से डंकिनी नदी निकलती है। हाँ, बेलाडीला में तो बहुत खदानें हैं। बिल्कुल। और इसी भारी खनन और धुलाई के कारण शंखिनी का पानी एकदम लाल दिखाई देता है। अच्छा, तो मतलब आयरन ओर की वजह से पानी लाल हो गया है। और मुझे याद आ रहा है कि इन दोनों शंखिनी और डंकिनी नदियों का संगम दंतेवाड़ा में होता है ना? जी हाँ, दंतेवाड़ा में जहाँ प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी का मंदिर स्थित है, वहीं इन दोनों का संगम होता है। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। वाकई ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। एक तरफ जीवन रेखा और दूसरी तरफ इतना लाल प्रदूषित पानी। खैर, नदियों का काम सिर्फ पानी ले जाना नहीं है, वे प्राकृतिक अजूबे भी बनाती हैं। बिल्कुल। और इंद्रावती नदी का नाम आए और हम जलप्रपात की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं चित्रकोट जलप्रपात की ही बात करने वाला था। ये 90 फीट ऊंचा और मानसून में करीब 150 मीटर चौड़ा हो जाता है। जी, और इसका आकार घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू जैसा हो जाता है। हाँ, जिस वजह से इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। एकदम सही। ये मानसून के समय भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बन जाता है। लेकिन मेरा एक कंसेप्चुअल सवाल है। भूगोल सिर्फ पर्यटन नहीं है, अर्थव्यवस्था भी है। बिल्कुल है। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ कोई समंदर नहीं है, क्या हम नदियों के जरिए जल परिवहन की कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब इंद्रावती में नहीं, बल्कि गोदावरी तंत्र की एक और महत्वपूर्ण नदी शबरी में छिपा है। शबरी नदी? इसका प्राचीन नाम शायद कोलाब नदी है ना? हाँ जी, ये ओडिशा के नंदपुर पर्वत से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। तो इसमें क्या खास बात है? सबसे खास बात यह है कि शबरी छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जहां जल परिवहन संभव है। रुकिए, एकमात्र नदी जहां नाव चल सकती है, वो भी सालों का? ऐसा कैसे? क्योंकि सुकमा जिले में प्रवेश करते ही इसका जो मैदानी प्रवाह है वो बहुत शांत और गहरा हो जाता है। कोंटा से लेकर कुनावरम तक 36 किलोमीटर का एक मार्ग है जहां सालों भर नौकायन होता है। 36 किलोमीटर का जल मार्ग? ये तो व्यापार के लिए बहुत बड़ा रास्ता खोलता है। बिल्कुल। अब मुझे नदियों का ये नेटवर्क थोड़ा उलझा हुआ लगने लगा है। कुछ नदियां सीधे न मिलकर किसी और के जरिए मुख्य परिवार से जुड़ती हैं। हाँ, नदियों का परिवार बहुत विशाल और उलझा हुआ होता है। शबरी नदी की ही बात करें तो इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे कांगेर और मालेगर। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि कांगेर की सहायक मुनगा बहार है, जिस पर वो मशहूर 300 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात है। एकदम सही। वो पानी सीढ़ियों की तरह कई स्टेप्स में नीचे गिरता है। लेकिन एक बात बताइए, ये बाघ नदी क्या चीज है? बाघ नदी? हाँ, ये गोदावरी परिवार के उस दूर के रिश्तेदार जैसी लगती है जो सीधे परिवार से बात नहीं करता, बल्कि किसी और के जरिए संदेश भेजता है। ये बहुत अच्छी उपमा दी आपने। बाघ नदी राजनांदगांव और मोला मानपुर की सीमा पर कुलझारी पहाड़ी से निकलती है। तो इसे सीधे दक्षिण में जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये सीधे गोदावरी में नहीं मिलती है। ये अपना पानी गोदावरी तक किसी और रास्ते से पहुंचाती है। अच्छा, तो ये जाती कहाँ है? ये पहले महाराष्ट्र जाकर वैनगंगा नदी में मिलती है, फिर वैनगंगा वर्धा से मिलकर प्राणहिता बनती है और अंत में वो प्राणहिता गोदावरी में समा जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ का पानी महाराष्ट्र का चक्कर लगाकर वापस गोदावरी तंत्र का हिस्सा बन रहा है। कमाल है। इसीलिए इसे गोदावरी तंत्र का अप्रत्यक्ष हिस्सा माना जाता है। और जहां नदियां राज्य की सीमाएं पार करती हैं, वहां डैम्स और विवाद भी तो होते हैं। जी बिल्कुल। गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है। ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच एक बड़ा विवाद है। हाँ, वो बैकवाटर इफेक्ट वाला मुद्दा। सही कहा। डैम तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पानी पीछे फैलकर सुकमा और मलकानगिरी जैसे निचले इलाकों को डुबो सकता है। इसके अलावा इंद्रावती पर बोधघाट परियोजना और कोठरी नदी पर परलकोट जलाशय भी तो है। हाँ, परलकोट या कोठरी जलाशय स्थानीय कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और झीरम नदी पर झीरम जलाशय भी इसी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। वाकई ये पूरा तंत्र किसी महाकाव्य की तरह है। तो अब समय आ गया है तथ्यों को दिमाग में पक्का करने का। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन करती हूँ। आप बस तुरंत जवाब देते जाइएगा। तैयार है? हाँ, एकदम तैयार हूँ। गोदावरी अपवाह तंत्र का प्रतिशत कितना है? ये 28.64% है। एकदम सही।
अब बताइए इंद्रावती की कुल लंबाई और उसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम है मुंगेर पहाड़ी, उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। बढ़िया। जल परिवहन वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? ये तो शबरी नदी है, कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर। बिल्कुल सही। और इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी? ये कोटरी नदी है जो 135 किलोमीटर लंबी है। और आखिरी सवाल, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये मुंगाबहार नदी पर है जो कांगेर की सहायक है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है श्रोताओं के दिमाग में ये माइंड मैप अब पूरी तरह से छप गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने गोदावरी अफवाह तंत्र की विशालता, इंद्रावती और शबरी का महत्व, प्रमुख जलप्रपात और तमाम परियोजनाओं को डिकोड किया। और हमने देखा कि कैसे ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो कुछ भी रटना नहीं पड़ता। सही कहा आपने। अब अंत में मैं एक सवाल आप सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत का नियाग्रा किस नदी पर स्थित है। जी, कमेंट जरूर करें। और अगले गहन विश्लेषण में हम महानदी अफवाह तंत्र के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो जीके ज्योग्राफी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।